Hello, friends. Good afternoon to all of you, and welcome to my YouTube channel ePatcom. So, friends, in my last video, I have discussed about economic order quantity, जिसमें हमने बताया आपको कि what do you mean by economic order quantity and how it helps in inventory control, because this is one of the method of inventory control. और मैंने उसके साथ ही मैंने उसकी जो ग्राफिकल मेथड था, उसका जो टेबुलर मेथड था, उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला था, वो मैंने डिस्कस किया था. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई हैव आल्सो सॉल्व 1 or 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. आई होप कि वो वीडियो आपको हेल्प किया होगा आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के कॉन्सेप्ट को समझने में. और स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज. So friends, in this particular video, I am going to discuss about accounting for inventory. I am going to discuss about accounting for inventory. या हम जिसको बोलते हैं in accounting for stock. ठीक है. Accounting for inventory में we have to evaluate the value of closing stock. We have to calculate the value of closing stock at the end of a particular period. तो accounting of inventory का मतलब क्या है? Accounting of inventory means to value या to calculate the value of closing stock at the end of a particular period. हमने आपको पहले बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं. यहाँ पर हमारा क्या होता है कि जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो या तो हम मंथली बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं या वीकली बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं. तो कोई ऐसा टाइम पीरियड होता है, मतलब वहाँ पे कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमको मंथली एनुअल ही बनाना है. तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री है, यहाँ पर हमको क्या करना होता है कि एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री. तो अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री में देयर आर 2 वेरी फेमस मेथड्स. पहला तो है पीरियोडिकल मेथड, दूसरा है परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड. दूसरा है परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड. अच्छा, तो पीरियोडिकल मेथड क्या है? पीरियोडिकल मेथड में क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर द स्टॉक इज टेकन एट फिजिकल वेरिफिकेशन. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर द स्टॉक इज फिजिकली वेरीफाइड बाय काउंटिंग ईच एंड एवरी स्टॉक. यहां पर हम क्या करते हैं कि स्टोर में जाते हैं एंड वी हैव टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ स्टॉक विच इज लाइंग इन द स्टोर, विच इज लाइंग इन द गोडाउन. तो वहां पे हम क्या करते हैं? फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं स्टॉक की एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड. मतलब एक साल में एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या करते हैं? स्टोर में जाकर के वहां पे जो पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं उनकी एक एक क्वांटिटी को काउंट करते हैं फिजिकली और उनको वेरीफाई करते हैं कि what has been reported is equivalent to those stocks or not. तो हम क्या करते हैं? फिर उसकी वैल्यूएशन करते हैं कि भाई इतनी का स्टॉक है. तो वहां पर क्या है? there is a physical evaluation and physical inspection of the stock at the end of the year. यहाँ पर जनरली क्या होता है कि when the stock is inspected or when the physical verification of stock is then done, generally at that particular time the production process is stopped. वहाँ पर हम क्या करते हैं? जनरली उस टाइम के लिए हम क्या करते हैं? अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को हॉल्ट कर देते हैं. there is no any production during the टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक. जिस टाइम तक, जितने टाइम तक हम स्टॉक को वेरीफाई करते हैं उतने टाइम तक हम क्या करते हैं? देयर विल बी नो एनी इशू एंड नो एनी रिसीट्स ऑफ द स्टॉक इन द स्टोर. वहां पर स्टॉक का कोई रिसीट, कोई और इशू नहीं होता है जितनी देर तक हम क्या करते हैं? उसको वेरीफाई करते हैं. ठीक है, तो यहां पर क्या है कि दिस इज अ मेथड जहां पे हम एक एट द एंड ऑफ द पीरियोडिकल मेथड में क्या करते हैं? एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, मतलब ईयर, वहां पे जो पीरियड है वो ईयर होता है. ईयरली बेसिस पर हम क्या करते हैं? फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, उसका इंस्पेक्शन करते हैं. ठीक है, फिर उसके हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. बट परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या है? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या है? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में देयर इज अ continuous verification of stock. There is a continuous evaluation of stock. इसका क्या मतलब है कि the stock is valued or the stock is calculated at every receipt and every issued. इसका क्या मतलब है कि every receipt and every issues. इसका मतलब ये है कि हम जब भी स्टॉक को परचेज करते हैं at that particular time it will be added to the balance of stock.
जब हम स्टॉक को इश्यू करते हैं इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस ऑफ स्टॉक। मतलब क्या है कि हाथ के हाथ एट द सेम टाइम व्हेन स्टॉक इज रिसीव्ड एंड व्हेन स्टॉक इज इशूड एट द सेम टाइम यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो वहां पर क्या है कि हम एक कॉन्टिन्यूसली इंटरनल चेक का सिस्टम वहां पे अडॉप्ट करते हैं कि कंटिन्यूसली हम अपने स्टॉक को का वेरिफिकेशन करते रहते हैं। ठीक है, तो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में क्या है कि देयर इज अ कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन। वहां पर हम कोई पीरियड एंड का वेट नहीं करते हैं, वहां पर हम कोई क्या कहते हैं कि फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं करते हैं, जाकर के एक एक गोडाउन में जाकर के क्या कहते हैं कि स्टॉक को काउंट नहीं करते हैं। वहां पर क्या होता है एट एवरी रिसीट एंड एवरी इशूज द स्टॉक जो रिसीट रिसीव करते हैं, जो रिसीट होती है उसको हम ऐड करते हैं। सपोज हमारे पास क्या कहते हैं 100 यूनिट्स का स्टॉक पहले से था, फिर हमने 50 यूनिट्स का स्टॉक रिसीव किया तो 150 हो गया, उसको ऐड कर दिया। फिर इफ देयर इज एनी इशू सपोज 75 यूनिट्स हमने इशू किया तो एट द सेम टाइम हमने उसको डिडक्ट करके हमने बताया कि भाई जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक अभी फिलहाल बचा हुआ है वो 75 यूनिट्स का है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर मतलब कि हर इशू और हर रिसीट को हम ऐड और डिडक्ट करते जाते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एट एवरी ट्रांजैक्शन। तो वहां पर क्या होता है एक इंटरनल चेक होता है जिससे हमारा क्या है कि ट्रू वैल्यू ऑफ स्टॉक हमको क्या होती है पता चल जाती है। ठीक है, अच्छा इसके क्या कहते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है पीरियोडिकल मेथड के? बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। पहला तो है कि ये जो है एक वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ एफर्ट है। इसमें क्या है डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, डिसएडवांटेजेस ऑफ पीरियोडिकल सिस्टम, तो पहला क्या है मींस इट इज अ लॉस ऑफ टाइम एंड एफर्ट। इसका क्या मतलब है कि वहां पर जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो भी स्टोर कीपर है, वो वेरीफाई करने जाएगा तो एक एक स्टॉक को वेरीफाई करना दैट इज वेरी मतलब कि उसमें काफी ज्यादा एफर्ट लगेगा। ठीक है, या उसको एक एक उसकी वैल्यूएशन करना टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर क्या है कि इट इज अ वेस्टेज ऑफ एफर्ट एंड टाइम, वहां पे टाइम भी ज्यादा लगेगा और जो स्टोर कीपर है उसका टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। दूसरा है नो लॉस ऑफ प्रॉफिट्स, वहां पर ये पॉसिबल है कि हम उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन ना कर सकें, स्टॉक की जो है प्रॉपर वैल्यूएशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती है। ठीक है, वहां पर कोई पॉसिबिलिटी है वहां पर कि हम कहीं ना कहीं उसकी वैल्यूज को मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो क्या होगा वो इंपैक्ट करेगा। ठीक है, तो वहां पर क्या है लॉस ऑफ प्रॉफिट्स, वहां पर हमारा क्या होगा इट माइट बी पॉसिबल दैट देयर इज अ लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। फिर थर्ड हमारा क्या है नो अकाउंटिंग फॉर लॉसेज, नो अकाउंटिंग फॉर लॉसेज फिर उसके बाद क्या है इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज फर्म्स, इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज फर्म्स। इसका क्या मतलब है कि जो लार्ज फर्म्स हैं जिनके पास बहुत बहुत भारी गोडाउन है जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स रखे हुए हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिजिकली वेरीफाई दोज स्टॉक्स यूजिंग पीरियोडिकल मेथड सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो है हमारे जो पीरियोडिकल सिस्टम है इस पे जो है ये डिसएडवांटेजेस है। इसके एडवांटेजेस भी हो सकते हैं। इसका एडवांटेजेस ये हो सकता है कि सुटेबल फॉर स्मॉल फर्म्स, सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारा जो है इसके बेनिफिट्स ये हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या है मैंने तुमको आपको बताया कि इसमें हम क्या करते हैं कि एज एंड व्हेन देयर इज अ रिसीट देयर इज अ इशू दैट इज एडजस्टेड इन द बैलेंस ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं कि यहाँ पे इसका एडवांटेजेस क्या है, जो उसके डिसएडवांटेजेस है वो इसके एडवांटेजेस हो जाएंगे। सेव टाइम एंड एफर्ट, एक्चुअल प्रॉफिट, उसकी करंट वैल्यू पे हम स्टॉक को वैल्यू करते हैं। ठीक है, एक्चुअल मतलब स्टॉक की जो वैल्यूएशन होती है वो एक्चुअल उसमें कोई मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फिगर्स नहीं होते हैं जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है दैट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, तीसरा है इंटरिम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका क्या मतलब है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट है उसको जब एज एंड व्हेन द इंफॉर्मेशंस आर रिक्वायर्ड रिगार्डिंग द क्लोजिंग स्टॉक दैट इज रेडिली अवेलेबल, मतलब कि अगर हम कोई इंटरिम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहते हैं और उसके लिए हमको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू की जरूरत है तो इट इज रेडिली अवेलेबल। कभी भी भाई तुमने आज पूछा तो आज हमें वैल्यू पता है, क्योंकि हम उसको हर ट्रांजैक्शन पर एडजस्ट करते जा रहे हैं। तो क्या मतलब है इसका कि हमको जो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है वो रेडिली अवेलेबल है, जब चाहिए तब हम आपको इसकी वैल्यू बता सकते हैं। फोर्थ है नो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ स्टॉक्स। वहां पर क्या है, क्योंकि वहां पर यहां पर लिख सकते हैं नो एप्रोप्रिएशन ऑफ स्टॉक्स, नो मिस एप्रोप्रिएशन, सॉरी, नो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ स्टॉक। इसका क्या मतलब है कि हर रिसीट पर हमारे पास प्रॉपर वाउचर्स हैं, उसकी परचेज रिसीट्स होंगी कि कितने का परचेज किया है, कितने का इशू किया है, तो उसके बेसिस पे हम हमारा क्या है कि वहाँ पर इंटरनल चेक की जो फैसिलिटी है वो हम उसको अवेल करते हैं, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो स्टोर कीपर है वो ऑनेस्टली काम करेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि भाई इंटरनल चेक का यहाँ पे प्रोसीजर अपनाया जा रहा है। इंटरनल चेक की वजह से अगर वो डिसऑनेस्टी करता है तो वो पकड़ा जाएगा। तो वहां पर क्या है कि वहां पर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ स्टॉक्स जो हैं उनके चांसेस कम हो जाते हैं। वहां पर हमारा ऑनेस्टली जो हमारे क्या कहते हैं कि लेबर्स हैं या जो स्टोर कीपर्स हैं वो बहुत ही ऑनेस्ट वे में क्या है हमारे जो भी है वैल्यूएशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को, क्योंकि उनको पता है कि वहां पर इंटरनल चेक की मतलब कि जो वो है इंटरनल चेक कंट्रोल का जो सिस्टम है वो फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो दीज आर द बेनिफिट्स। उसके अलावा व्हाट आर द मेथड्स ऑफ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। तो जब हम परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम की बात करते हैं तो देयर आर वेरियस मेथड्स। इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। तो पहला मेथड है फीफो, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा है लीफो, जिसको हम बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। फिर नेक्स्ट है सैम का मतलब क्या है, सिंपल एवरेज मेथड। फिर वैम, सैम के बाद वैम क्या है, दैट इज वेटेड एवरेज मेथड। फिर उसके बाद फिफ्थ है हीफो क्या है, दैट इज हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो ये बहुत सारे वेरियस मेथड्स आर देयर टू कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक अंडर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। तो आज हम अपनी इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ लीफो और फीफो को डिस्कस करने वाले हैं। रेस्ट ऑफ द मेथड्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। तो आज हम इसको जो मेथड डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फीफो एंड लीफो। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फीफो क्या है। फीफो जैसे मैंने पहले बताया कि इसको एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि दोज स्टॉक और दोज इन्वेंट्री विच कम्स फर्स्ट और विच परचेज्ड फर्स्ट विल बी इशूड फर्स्ट। कॉमन सा एक हमारा एक मेथड होता है जहां पे हम हर जगह यूज करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। बैंकों में भी होते हैं या कहीं भी हम जा रहे हैं, अभी वैक्सीन का टीका लगना है तो वहां पे भी हम क्या करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम क्या करते हैं सबको ट्रीट करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो पहले आया है वो पहले जाएगा। द पर्सन हु कम्स फर्स्ट विल बी सर्व फर्स्ट। तो इसी तरह से यहां पर क्या है जो हमारे स्टॉक है फीफो मेथड में स्टॉक जो है वो उसमें हम क्या करते हैं जो पहले आया है फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, मतलब कि जो स्टॉक पहले आया है उसको हम क्या करेंगे पहले इशू करेंगे और जो बाद में आया है उसको हम क्या करेंगे बाद में इशू करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा क्या कहते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है उसके एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो क्या है कि इट इज एडवांटेजेस हैं। इसमें एडवांटेजेस क्या है, इट इज बेस्ड ऑन रियलिस्टिक एजम्पशन। इट इज बेस्ड ऑन रियलिस्टिक एजम्पशन। फिर है मेटेरियल्स आर इशूड एट एक्चुअल कॉस्ट, thus unrealized profit losses arises from the operation of this method. No unrealized profit, इसका क्या मतलब है कि जो no unrealized profit, इसका क्या मतलब है
कि जब हम जो स्टॉक्स हैं उनको हम एक्चुअल कॉस्ट पर, जिस कॉस्ट पे हमने उनको परचेज किया होता है उसी कॉस्ट पर इशू करते हैं, तो वहां पर जो चांसेस होते हैं अनरियलाइज, मींस देयर इज नो एनी चांसेस ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट्स। हम अपने सारे प्रॉफिट्स को रियलाइज कर चुके थे क्योंकि हम अपनी सारी कॉस्ट को कवर कर चुके होते हैं, ठीक है। वहां पर कोई भी अनरियलाइज प्रॉफिट की चांसेस नहीं होते हैं। फिर है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज एट कॉस्ट एज वेल एट द लेटेस्ट प्राइसेस। इसका क्या मतलब है, जो क्लोजिंग स्टॉक हम करते हैं दैट इज एट द लेटेस्ट प्राइस। लेटेस्ट प्राइस, लेटेस्ट प्राइस का मतलब क्या है, सपोज दैट मैंने कोई इन्वेंट्री खरीदा था 100 यूनिट्स का 20 रुपीज के हिसाब से, फिर हमने कोई यूनिट खरीदा 200 यूनिट्स का 40 रुपीज के हिसाब से, फिर हमने कोई इन्वेंट्री परचेज किया 300 यूनिट्स का 50 रुपीज के हिसाब से। तो इसका क्या मतलब, पहले मैं इसमें से इशू करूंगा, जो पहले आया है पहला लॉट पहला बैच जो आया उसमें से इशू करूंगा, फिर दूसरा जो इशू करूंगा दूसरे बैच से इशू करूंगा। तो इसका क्या मतलब है, जो अगर सपोज दैट हमको 300 यूनिट्स इशू करनी है तो 300 यूनिट्स के लिए हम पहले 100 यूनिट्स इशू करेंगे एट द रेट ऑफ ₹20, फिर हम 200 यूनिट्स इशू करेंगे एट द रेट ऑफ ₹200। तो हमने 300 यूनिट्स इशू कर दी। अब जो हमारे पास बैलेंस स्टॉक बचा है वो लेटेस्ट प्राइस पे बचा है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचा है 300 यूनिट्स का बचा है, दैट इज एट द लेटेस्ट प्राइस। वो हमारा क्या है, लेटेस्ट प्राइस, जो हम लास्ट प्राइस जो हम पे करते हैं उसी प्राइस पे हम अपनी क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कि जो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होती है दैट इज एट द लेटेस्ट प्राइस, ठीक है। दिस मेथड इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो। बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकलिटी नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं है। सिंपली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो प्रोसीजर है वो हमको क्या करना है, अडॉप्ट करना है। और इसके बेनिफिट्स हैं, इट इज यूज्ड इन द केसेस वेयर पेरिशेबल गुड्स के केस में, जहां पे हम पेरिशेबल गुड्स की बात करते हैं तो वहां पे हमारा जो फीफो मेथड है दैट इज सुटेबल। तो फीफो मेथड इज सुटेबल फॉर पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स के केस में क्या है, ये हमारे क्या कहते हैं कि सुटेबल हैं। तो दीज आर द बेनिफिट्स। अच्छा, तो फीफो मेथड मैं एक्सप्लेन कर देता हूं पहले कि फीफो मेथड है क्या। फीफो मेथड में देखो हम क्या करते हैं, सपोज दैट हमने पहले भी एग्जांपल है कि 100 यूनिट्स ली है 20 रुपीज के हिसाब से, फिर 200 यूनिट्स ली है, या इसको 400 कर लो, 400 यूनिट्स ली है 25 के हिसाब से, 25 के हिसाब से 200 यूनिट्स ली है, फिर 300 यूनिट्स ली है 40 रुपीज के हिसाब से। तो इसका क्या मतलब कि जब तक कि मैं इस वाले बैच को पूरा इश्यू नहीं कर दूंगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या है, दैट द मटेरियल्स आर इशूड फ्रॉम द बैच विच कम्स फर्स्ट एट दैट पर्टिकुलर रेट, and the issue cannot be made from the next batch until and unless the previous batch is completely issued। जब तक कि हम पहले वाले बैच को पूरी तरह से इश्यू नहीं कर देते हैं तब तक कि हम दूसरे बैच को टच नहीं करेंगे। सपोज दैट मुझे पहले 300 यूनिट्स इश्यू करने हैं, तो 300 यूनिट्स हम कहां से इश्यू करेंगे, इसमें से इश्यू करेंगे। तो 300 यूनिट्स को इश्यू करेंगे एट द रेट ऑफ ₹20 ईच। फिर सपोज दैट मुझे फर्दर 200 यूनिट्स इश्यू करने हैं, तो 200 यूनिट्स के लिए पहले तो जो 100 यूनिट्स इसमें से बची हैं अभी, क्योंकि आउट ऑफ 400 हमने सिर्फ 300 इशू किया है, अभी 100 यूनिट्स इसमें से और बची हुई हैं। तो अब जो फर्दर हमको 200 यूनिट्स इशू करनी है तो उसमें से पहले हम जो 100 यूनिट्स करेंगे, कौन सी करेंगे, जो पहले हमारे पास बची थी। तो 100 यूनिट्स हम इसमें से पहले करेंगे, 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹20 ईच। अब जो बचे हुए 100 यूनिट्स है वो हम कहां से करेंगे, इसमें से करेंगे। तो 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹25 ईच। तो ये हमारे 200 यूनिट्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब फर्दर सपोज दैट हमको 300 यूनिट्स इशू करने हैं, फर्दर ये हमने सेकंड में को किया है, ये हमने टोटल कब किया है, 4th में को किया है। अब सपोज दैट 9th में को हमको फिर से 300 यूनिट्स का इशू करना है 9th में को। तो 9th में को जो हम करेंगे, अब 200 में से 100 तो ये किया है यहाँ पर, इसका मतलब 100 अभी इसमें से बचा है, तो 100 तो हम इसमें से करेंगे एट द रेट ऑफ ₹25 ईच। अब जो बचे हुए 200 हैं, क्योंकि टोटल 300 यूनिट्स हमको करने थे, अब जो बचे हुए 200 यूनिट्स हैं वो हम कहां से करेंगे, इसमें से करेंगे। 300 में से 200 करेंगे एट द रेट ऑफ ₹40 ईच, ठीक है। तो ये 9th में को हमने इशू कर दिया। अब जो बैलेंस स्टॉक बच गया वो कितना बच गया, 100 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक बचा है एट द रेट ऑफ ₹40 ईच। तो वहां पे हम क्या करेंगे, इस तरह से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हम उस बैच में जो पहले आया है उस बैच में से इशू करेंगे, और दूसरे बैच को तब तक हम टच नहीं करेंगे जब तक कि सारी क्वांटिटीज ऑफ फर्स्ट बैच इज इशूड कंप्लीटली। जब तक कि वो पूरी तरह से इशूड नहीं हो जाते हैं तब तक हम दूसरे बैच को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। तो दिस इज योर फीफो मेथड। ये हमारा क्या था, फीफो मेथड था। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे हम सॉल्व करते हैं, फिर हमको समझ में आएगा कि फीफो मेथड है क्या। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पहले लेते हैं।
ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। सपोज दैट यहाँ पे जुलाई मंथ का हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन जो है जुलाई मंथ की है। ओके, तो यहां पर हमें कह रहा है यहां पर कह रहा है ऑन 1st जुलाई देयर वाज अ ओपनिंग स्टॉक, देयर वाज अ ओपनिंग स्टॉक। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देयर इज अ ओपनिंग स्टॉक ऑफ 500 यूनिट्स। 500 यूनिट्स का क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। फिर उसके बाद परचेज है, परचेज का मतलब रिसीट है, और फिर उसके बाद इशूड परचेज ये है, ठीक है। ध्यान देना कि जो इशूड है उसमें हमको प्राइस नहीं दिया हुआ है, क्योंकि जो हमको इशू करना है वो उस पर्टिकुलर प्राइस पे ही इशू करना है जितने पे हमने परचेज किया होगा, ठीक है। इसलिए हमने को इशूड पे जो है वो प्राइस नहीं दिया होता है, परचेज पे प्राइस दिया होता है कि हमने कितने रुपए पे उसको परचेज किया है। परचेज का प्राइस हमेशा दिया होगा। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पहले। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं क्या करता हूं, पहले एक फॉर्मेट बना लेता हूं, आप लोगों को फॉर्मेट बता देता हूं। इसका फॉर्मेट कैसे होगा, इसके फॉर्मेट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड 4 कॉलम्स। यहां पर मैं कॉलम्स इंसर्ट कर देता हूं, टेबल्स 1 2 3 4। यू नीड 4 कॉलम्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं कॉलम्स को, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस ले रहा है। ओके, सो यहां पर जो है हमारा पहला कॉलम तो डेट का हो जाएगा, ये जो कॉलम है ये डेट का हो जाएगा। ये कॉलम हो जाएगा रिसीट का, रिसीट। ये कॉलम हो जाएगा इशू का, और ये कॉलम हो जाएगा बैलेंस अमाउंट का, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी हमको फर्दर 3-3 कॉलम्स बनाने हैं, याद रखना इसमें 3-3 कॉलम्स बनेंगे। मैं यहां पे बना देता हूं, बाकी आगे में मैं लाइन नहीं खींचूंगा, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें 3-3 कॉलम्स बनेंगे, तो इसमें भी फर्दर 3-3 कॉलम्स बनेंगे। क्वेश्चन प्लीज आप देखते रहना, क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है। तो यहां पर तो हो जाएगा यूनिट्स कि कितनी यूनिट हमने इशू करनी है। यहां पर यूनिट प्राइस कितना है, किस प्राइस पे हम परचेज कर रहे हैं, और टोटल अमाउंट मतलब यूनिट्स इनटू पर यूनिट अमाउंट, तो टोटल अमाउंट यहां पर आ जाएगा। इसी तरह से यहां पे भी यूनिट या क्वांटिटी, पर यूनिट अमाउंट एंड टोटल अमाउंट, और यहां पर भी यूनिट्स, पर यूनिट अमाउंट और टोटल अमाउंट, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है 1 जुलाई को, 1 जुलाई को देयर इज अ बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक था, तो ओपनिंग स्टॉक मतलब बाई बैलेंस बीडी, तो 500 यूनिट्स का स्टॉक था एट द रेट ऑफ ₹20 ईच, टोटल 10,000। यहां पे मैं क्वेश्चन में दिखा देता हूं, एक बार मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं ताकि फिर बार बार क्वेश्चन दिखाने को ना मिले, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे नहीं कर पाऊंगा मैं। यहां पर देखिए कह रहा है 1 जुलाई को, ये 1 जुलाई है, 1 जुलाई को देयर इज अ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 500 यूनिट्स का, ठीक है। तो हमने उसको बैलेंस में लिख दिया है कि देयर इज अ, यहां पे हमने बैलेंस में लिखा है देयर इज अ ओपनिंग स्टॉक ऑफ 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹200, तो 10,000 अमाउंट का जो था वो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, देयर इज अ परचेज, तो यहां पर दूसरे है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को देयर इज अ परचेज,
देयर इज अ परचेज, सॉरी परचेज है, तो परचेज में उसको हम रिसीव करेंगे। यहां पे कह रहा है 400 यूनिट्स को हमने परचेज किया है एट द रेट ऑफ ₹21 ईच, कितना हो गया टोटल 8400, ठीक है, कुछ भी इशूड नहीं हुआ है, तो बैलेंस कितना बच गया 500 यूनिट्स 20 रुपीज के हिसाब से 10,000 पहले से थे, और 400 यूनिट्स हमने फर्दर परचेज की 21 रुपीज के हिसाब से 8400 का। प्लीज फ्रेंड्स इसको ध्यान रखना कि इसको अलग अलग लिखना है, क्योंकि हमको अलग अलग बैचेस रखने हैं कि कौन सा स्टॉक पहले आया है, कौन सा स्टॉक बाद में है, क्योंकि तभी हम इश्यू कर पाएंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट हम तभी क्लियर कर पाएंगे। फिर कह रहा है 6 जुलाई को देयर इज एन इशू, 6 जुलाई को देयर इज एन इशू, इशू कितने का है, देयर इज एन इशू ऑफ 600 यूनिट्स, देयर इज एन इशू ऑफ 600 यूनिट्स। तो 600 यूनिट्स को जो है हम कहां से इशू करेंगे, पहले तो हम जो है क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, हाँ 600 यूनिट्स, तो 600 यूनिट्स ये तो उसमें से हम 500 तो पहले इशू करेंगे, तो 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹20 ईच 10,000। अब 100 यूनिट्स बचा है, तो 100 यूनिट्स को हम कहां से करेंगे, इस 400 वाले में से करेंगे 100 यूनिट्स, ठीक है, मैं ये लाइन हटा देता हूं, ठीक है। 100 यूनिट्स किस रेट पे करेंगे, इसी रेट पे करेंगे 21 रुपीज के हिसाब से, 21, तो ये हो गया 2100 रुपीज। तो इसका क्या मतलब है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हमारे पास जो 500 यूनिट्स था वो पहले आया था, तो हम पहले उसमें से करेंगे, ठीक है, और फिर क्योंकि टोटल 600 करनी है, 100 यूनिट्स बचा है, तो 100 कहां से करेंगे, जो हमारे पास दूसरा अवेलेबल स्टॉक है जो बाद में आया था, तो 400 में से करेंगे। अब हमारे पास बैलेंस कितना बच गया 300 यूनिट्स का, क्योंकि 400 में से 100 कर दिया और 500 वाला तो पूरा कर दिया। अब हमारे पास 300 यूनिट्स बचा है 21 रुपीज के हिसाब से, तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी कितनी 6300 रुपीज, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं क्योंकि हमको और कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, फिर कह रहा है उसके बाद 8 जुलाई को there is a purchase of 800 units at the rate of ₹24 each, तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 19,200। उस दिन कुछ भी इश्यू नहीं हुआ है, तो अब हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, ये 300 यूनिट्स 21 रुपीज के हिसाब से 6300 तो पहले से थे, और 800 यूनिट्स हमने फिर से दोबारा परचेज की 24 रुपीज के हिसाब से 19,200, तो ये हमारा जो है बैलेंस स्टॉक बचा है, ये हमारा क्या है, दिस इज योर बैलेंस स्टॉक, ठीक है। तो 300 यूनिट्स एंड 800 यूनिट्स हमारे पास बैलेंस स्टॉक है। फिर कह रहा है 9 जुलाई को देयर इज एन इशू, परचेज नहीं हुआ है, रिसीट नहीं हुई है, देयर इज एन इशू ऑफ 500 यूनिट्स, तो उस 500 यूनिट्स को हम 300 पहले करेंगे, 300 को करेंगे एट द रेट ऑफ ₹21 ईच 6300। अब 500 इशू करने हैं, 300 हमने कर लिया, 200 इज रिमेनिंग, तो 200 को हम करेंगे इस 800 में से, ये जो हमारा 800 है ये दिख रहा है, तो इसमें से हम करेंगे 200 यूनिट किस रेट पे करेंगे, इसी पर्टिकुलर रेट पे करेंगे जितने रेट पे हमने उसको परचेज किया है, तो हो जाएगा 4800। अब हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, हमारे पास बैलेंस बच गया है 600 यूनिट्स का, क्योंकि आउट ऑफ 300 तो पूरा का इशू हो गया, 800 में से भी 200 इशू हो गया है, बचा 600, किस रेट पे 24 रुपीज के हिसाब से बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाई 24, दैट विल बी 14,400, ठीक है। फिर कह रहा है 13 जुलाई को देयर इज एन इशू, फर्दर इशू है कितने रुपए का, कितने यूनिट्स का, 300 यूनिट्स का है, कहां से करेंगे, ये जो 600 यूनिट्स बची हैं इसमें से ही करेंगे, किस रेट पे करेंगे 24 रुपीज के हिसाब से करेंगे 14,400, ठीक है। अब बच गया कितना 300 यूनिट्स बच गई 24 रुपीज के हिसाब से 14,400। अच्छा, फिर कह रहा है ये तो बैलेंस बच गया, क्योंकि आउट ऑफ 600 हमने 300 यहाँ पे इशू कर दी हैं, तो 600 माइनस 300 बच गई 300, 24 रुपीज के हिसाब से यहाँ पे कितना बच गया, सॉरी 40, ये बचेगा 7200, सॉरी ये फिगर यहाँ पे गलत है, ये हो जाएगा 7200, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 7200 और ये हो जाएगा 7200। फिर कह रहा है 24 जुलाई
24 जुलाई को there is a purchase of 500 units at ₹25 each, तो 12,500। तो 300 यूनिट्स पहले से थी 24 रुपीज के हिसाब से 7,200, और 500 यूनिट्स हमने फर्दर परचेज की हैं 25 रुपीज के हिसाब से, तो 12,500। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस बच गया। ये दोनों क्या है, हमारा बैलेंस अमाउंट है। इसको मैं और फर्दर एक्सटेंड कर देता हूं। अच्छा, फिर कह रहा है ऑन 28 जुलाई को देयर इज एन इशू है कितने का, 400 यूनिट्स का इशू है। तो 300 यूनिट तो जो पहले था हमारे पास उसमें से करेंगे, तो 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹24 ईच, 7,200। और फिर जो 100 यूनिट्स, क्योंकि आउट ऑफ 400 300 हमने इशू कर दी, 100 यूनिट्स बची हैं, तो 100 यूनिट्स हम कहां से करेंगे, इस 500 में से करेंगे। तो 100 यूनिट्स कम करेंगे एट द रेट ऑफ ₹25 ईच, तो 2500 का आ जाएगा। अब हमारे पास बैलेंस जो बचा है वो 400 यूनिट्स का बचा है 25 रुपीज के हिसाब से 10,000। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता लगाइए, तुम कैसे मैं पता लगाऊंगा, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 400 यूनिट्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000, मतलब 10,000 रुपए के स्टॉक बचे हैं हमारे पास, जिसमें 400 यूनिट्स हमारे पास इन्वेंट्री की हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फीफो मेथड को, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को यूज करके हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करते हैं कि हमको स्टॉक की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है। तो अब आई होप कि आपको ये जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me, I will help you to solve your queries. Now friends, LIFO का क्या मतलब है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सेम वहां पर क्या था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था, जो पहले आया था वो पहले जाएगा, मतलब हम पहले जो इशू करेंगे वो उस मटेरियल से इशू करेंगे जो पहले आया था हमारे पास। लेकिन नाम से यहां पर पता चला लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट दोज स्टॉक्स विल बी इशूड विच अराइव्स लास्ट इन द स्टोर, मतलब स्टोर में जो सबसे बाद में आया है हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें से ही क्या करेंगे, स्टॉक को इशू करेंगे। ठीक है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो हम क्या करते हैं, जो हमारे स्टॉक्स हैं उनको हम पहले कहां से इशू करते हैं, जो हमारे पास लास्ट में आए हैं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, मटेरियल्स आर चार्ज टू प्रोडक्शन टू द लेटेस्ट प्राइसेस पेड। जो हम मटेरियल्स को चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मटेरियल्स आर चार्ज्ड टू द लेटेस्ट प्राइस, क्योंकि जो सबसे लास्ट में आया है हम पहले क्या करते हैं, उसको ही इशू करते हैं। तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है वो बिल्कुल लेटेस्ट प्राइस पे आता है, क्योंकि बिल्कुल लास्ट इन जो है वो फर्स्ट आउट होगा, तो बिल्कुल लेटेस्ट प्राइस पे हम क्या करते हैं, मटेरियल्स को चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मटेरियल्स आर चार्ज टू द लेटेस्ट प्राइस पेड इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस, कोटेशन ऑफ प्राइसेस फॉर कंपनीज प्रोडक्ट विल बी सेफ एंड प्रॉफिटेबल। तो राइजिंग प्रोसेस के केस में क्या है, जब हम हमारा प्राइसेस जो है बढ़ते हुए होंगे, तो इन दैट पर्टिकुलर केस कोटेशन ऑफ प्राइसेस फॉर कंपनीज प्रोडक्ट विल बी सेफ एंड प्रॉफिटेबल। वहां पे हम क्या करते हैं, हमारे जो प्राइस कोटेशन हैं वो सेफ हैं और प्रॉफिटेबल भी होंगे, क्योंकि हम बिल्कुल लेटेस्ट प्राइस को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, दिस मेथड लाइक FIFO डज नॉट रिजल्ट इन एनी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। यहां पर कोई है कि सारे प्रॉफिट जो है वो रियलाइज हो जाते हैं, देयर विल बी नो एनी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। यहां पर कोई भी प्रॉफिट जो है वो अनरियलाइज नहीं रहता है, सारे के सारे प्रॉफिट्स, क्योंकि हम जो कॉस्ट है वो बिल्कुल एक्चुअल लेटेस्ट प्राइस, लेटेस्ट मार्केट वैल्यू जो है वो चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। दैट्स व्हाई देयर इज नो एनी चांसेस ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। दिस मेथड इज आल्सो वेरी क्वाइट सिंपल, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। इसमें भी बिल्कुल FIFO की तरह कोई इतना ज्यादा हेक्टिक, कोई इतना ज्यादा टेक्निकलिटी इसमें नहीं है। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस थे। ठीक है, फिर इसके बाद इसका प्रिपरेशन हम करते हैं कि हम LIFO को प्रिपेयर कैसे करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर LIFO मेथड। तो सेम क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। पहले वो क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर उसी क्वेश्चन से हम क्या करते हैं,
ये क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो इसको कहीं नोट कर लें, जॉट डाउन कर लें, ताकि आगे सोल्यूशन में बार बार हमको पीछे या वीडियो को रिवर्स करने की जरूरत ना पड़े। तो आप प्लीज इसको पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं पहले यहां पे टेबल इंसर्ट कर देता हूं। ओके, सो मैं ये टेबल बना देता हूं पहले, ठीक है। सेम 4 टेबल्स बनेंगे हमारी, ठीक है। सेम जैसे हमने पहले बनाई थी 4 टेबल्स, उतनी ही टेबल बनेंगी हमारी। पहला तो है डेट का, इसको मैं और एक्सटेंड कर लेता हूं क्योंकि हमको टेबल की रिक्वायरमेंट्स होंगी। यहां पे हम लिख देते हैं डेट, यहां पे हम लिख देते हैं रिसीट, मतलब कि जो परचेजेस हैं वो रिसीट में आएंगे। यहां पर लिखते हैं इश्यूज और यहां पर लिखते हैं बैलेंस, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है 1 जुलाई को, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, येलो कर लेता हूं, ठीक है। 1 जुलाई को देयर इज अ ओपनिंग स्टॉक, 500 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक है एट द रेट ऑफ ₹20 ईच, 10,000। सेम इसमें भी हर एक कॉलम में 3 कॉलम्स बनेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो है 4 जुलाई को देयर इज अ परचेज ऑफ 400 यूनिट्स। हमने फर्दर 400 यूनिट्स परचेज किए थे 2100 रुपीज के, तो यहां पर हो गया 8400, ठीक है। और हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹20 ईच, 10,000, ये तो पहले से थे। फिर फर्दर हमने 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹21 ईच, 8400, ये हमने परचेज किया, तो ये हमारे पास बैलेंस बच गया, ठीक है। फिर फर्दर इसमें कह रहा है ऑन 6 जुलाई को देयर इज एन इशू, परचेज नहीं है, इशू है, कितने का है, 600 यूनिट्स का है। तो 600 यूनिट्स लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो ये जो क्वांटिटी हमारे पास पहले आई है, मैं फिर से कलर चेंज कर लेता हूं, इसका कलर जो है मैं ये ले लेता हूं, मतलब कि ये जो 400 यूनिट्स में से आया है इसको मैं पहले इश्यू करूंगा, लास्ट इन है, जो बाद में आया वो पहले जाएगा। तो 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹21, 8400, और टोटल हमको 600 करनी है, तो 200 यूनिट्स बची हैं, तो 200 यूनिट्स को हम कहां से करेंगे, 500 में से करेंगे। तो 200 एट द रेट ऑफ ₹20, इस रेट पे करेंगे 20 ईच, तो कितना हो गया 4000। बच कितना गया 500, 400, तो इसको तो हमने पूरी इश्यू कर लिया, 500 में से 200 इशू किया है, तो बचा 300, तो 300 यूनिट्स का बैलेंस है एट द रेट ऑफ ₹20 ईच, 10,000। फिर कह रहा है 8 जुलाई को देयर इज अ परचेज ऑफ 800 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹24 ईच, 19,200, ठीक है। तो बैलेंस कितना हो गया हमारे पास, 300 यूनिट्स हमारे पास पहले से थे जो कि ये वाले हैं, 20 रुपीज के हिसाब से 10,000। फिर हमारे पास 800 यूनिट्स फर्दर हमने परचेज किए हैं 24 रुपीज के हिसाब से, 19,200। फिर हमारे पास कह रहा है फर्दर, इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है 9 जुलाई को देयर इज एन इश्यू ऑफ 500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स का इशू है, तो पहले हम कहां से करेंगे, इस 800 में से करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो बाद में आया है ये 800 यूनिट्स लास्ट में आया है, पहले हम इसमें से करेंगे, तो 500 यूनिट्स हमने इशू कर दिया। अब सफिशिएंट है क्योंकि 800 में से 500 कर सकते हैं, 24 रुपीज के हिसाब से कितना हो गया 19,200। अब भी हमारे पास कितनी बची है, 300, तो ये वाली बचे हैं 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹20 ईच, सॉरी ये 10,000 नहीं होगा, ये 6,000 हो जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, ये 6,000, ठीक है 6,000। और फिर 800 में से 500 हमने इशू कर दिया है, तो बच गए 300 यूनिट्स, मतलब आउट ऑफ 800 500 हैज बीन इशूड, बैलेंस जो 300 है वो यहां पर आ जाएगा। तो 300 बचा किस प्राइस पर, 24 रुपीज के हिसाब से, तो ये कितना हो गया 7,200। फिर कह रहा है 13 जुलाई को देयर इज अ परचेज ऑफ 500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स का परचेज है एट द रेट ऑफ रुपीज, सॉरी 13 जुलाई को देयर इज एन इशू, सॉरी
13 जुलाई को देयर इज एन इशू ऑफ 300 यूनिट्स। तो 300 यूनिट्स हम ये वाला इशू कर देंगे पूरा जो लास्ट में आया था, 300 यूनिट्स को इशू करेंगे 24 रुपीज के हिसाब से 7200। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया उसको हम पहले इशू कर देंगे। अब हमारे पास जो बचा है ये वाला 300 यूनिट्स बचा है, इसको जो है हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस में। 300 यूनिट्स का बचा है किस रेट पे, 20 रुपीज के हिसाब से 6000। ये हमारा क्या है, ये बैलेंस है, ये हमारा क्या है, बैलेंस है। तो फिर से हम आगे बढ़ते हैं। 24 जुलाई को there is a purchase of 500 units at the rate of ₹25 each, 12,500। तो इश्यू कोई भी नहीं है। अब हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, 300 यूनिट्स पहले से थे 20 रुपीज के हिसाब से 6000, फिर हमने 500 यूनिट्स फर्दर परचेज किया है ये वाले 25 रुपीज के हिसाब से, कितना हो गया 12,500। फिर कह रहा है 28 जुलाई को देयर इज एन इश्यू ऑफ 400 यूनिट्स। तो 400 यूनिट्स हम कहां से करेंगे, जो लास्ट इन है फर्स्ट आउट होगा, मतलब जो लास्ट में आया है 500 यूनिट्स उसमें से हम इश्यू करेंगे 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹25 ईच, 12,500। सॉरी कितना हो गया ये 10,000, ठीक है 10,000 हो जाएगा। 10,000 बच कितना गया, 300 यूनिट्स बच गया 20 रुपीज के हिसाब से 6,000, और 500 में से 400 इशूड हो गया, 100 यूनिट्स बचे हैं 25 रुपीज के हिसाब से 2500। तो टोटल कितना हो गया। तो अगर मैं कहूं कि भाई स्टॉक की कितनी वैल्यू बची है एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो मैं यहां पे पता लगा सकता हूं कि जो स्टॉक हमारा है वो है 400 यूनिट्स कॉस्टिंग रुपीज 8500, ठीक है। तो यहां पर देखो जो क्वांटिटी थी वो तो सेम थी दोनों की, वहां पे भी फीफो में भी 400 थी, लीफो में भी 400 है, लेकिन वैल्यूएशन जो है दोनों से अलग अलग है। वहां पर 10,000 आया था, यहां पर जो स्टॉक की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 8500 रुपीज आई है। तो यहां पे लीफो मेथड में क्या था कि जो बाद में आया था हमने पहले उसमें से इश्यू किया, फिर बाद में हमने जो पहले वाले बैच थे उसको टच किया। तो फ्रेंड्स दिस इज द लीफो मेथड, जो कि बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज डोंट इग्नोर दिस, यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर लीफो एंड फीफो, क्योंकि ये दो मेथड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा सैम और वैम है, वेटेड एवरेज मेथड, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। सो प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, एंड प्लीज फ्रेंड्स like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon for future notifications। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।